पिछले 2 दिनों से महाविकास अघाड़ी और इंडिया गठबंधन के महाराष्ट्र के जो नेता हैं वो अपने घरों से बाहर निकले हैं और महाराष्ट्र के चुनाव आयोग, राज्य चुनाव आयोग तथा मुख्य चुनाव अधिकारी, इन दोनों के पास अपना शिष्टमंडल, प्रतिनिधि मंडल लेकर गए हैं और उन्होंने महाराष्ट्र के जो वोटर लिस्ट है, मतदार सूची है, मतदाता सूची है, उसके ऊपर एक संदेह प्रकट किया है। उन्होंने कहा इन मतदाता सूचियों में बहुत सारी गलतियां हैं और जब तक इनको दुरुस्त नहीं किया जाता तब तक महाराष्ट्र में जो लोकल बॉडी इलेक्शन होने हैं, जो कॉरपोरेशन के चुनाव होने, उनको टाला जाए। पहला विषय तो यह है कि ये सारे चुनाव लगभग 7 वर्षों से प्रलंबित हैं। नवी मुंबई महानगर पालिका ले लीजिए या कई नगर परिषद हैं, कई जिला परिषद हैं जिनकी अवधि 2020 में खत्म हो गई थी, 2020 से पहले खत्म हो गई। कुछ महानगर पालिकाएं हैं जिनकी अवधि 2022 में या 2020 के आसपास खत्म। लगभग 5 से 7 वर्ष पहले से मुंबई और महाराष्ट्र में कई कॉरपोरेशन के चुनाव नहीं हुए हैं, कई जिला परिषदों के चुनाव नहीं हुए, कई नगर परिषदों के चुनाव नहीं, पंचायत समितियों के चुनाव नहीं हुए हैं। अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर जनवरी महीने से पहले सारे चुनाव पूरे करने चाहिए। इस काम में महाराष्ट्र सरकार लगी। अगर विपक्ष ये चाहता है कि फिर से इन चुनावों को प्रलंबित किया जाए जब तक मतदार यादी, मतलब मतदाता सूचियों में सुधार नहीं हो जाता, तो हमारा सवाल यह है कि पंचायती राज व्यवस्था को कब तक आप प्रलंबित रख सकते हैं? पूरे देश का जो राजकीय जमात है वो इस बात में विश्वास करता है कि लोकतंत्र का प्राण पंचायती राज व्यवस्था है। गांव गांव में, शहर शहर में जो स्थानीय, जो लोकल बॉडीज के चुनाव होते हैं उसमें बड़े पैमाने पर तमाम पॉलिटिकल पार्टियों के कार्यकर्ता शामिल होते हैं, अपना करियर शुरू करते हैं और अपने अपने क्षेत्रों के विकास में अपना योगदान देते हैं। क्या विरोधी पक्ष सचमुच सीरियस है कि इन चुनावों को आगे फिर से ढकेल दिया जाए, यानी उसको फिर से टाला जाए? हमें थोड़ा सा शक हो रहा है। मुझे लगता है कि चुनाव हारने से पहले वो एक प्रकार का बहाना ढूंढ रहे हैं। उन्हें दिख रहा है कि महाराष्ट्र में महायुति की सरकार का कामकाज जबरदस्त चल रहा है और ऐसे में उनका चुनाव जीतना मुश्किल है, इसलिए वो शायद टाइम बाई करना चाहते हैं, इसलिए वो शायद चुनाव को टाल करके अपनी इज्जत बचाना चाहते हैं। रह गई बात मतदाता सूचियों में कमी की, यह हमारा भी मानना है। सारी पूरी की पूरी मतदाता सूची सैक्रोसेंट है, मैं भी नहीं मानता, हमारी पार्टी भी नहीं मानती। मतदाता सूचियों में जब उनका जो रजिस्ट्रेशन होता है वोटर्स का, उसमें बहुत सारी गलतियां रहती हैं। जब प्रियट सेशन साहब ये पूरी व्यवस्था लेकर के आए और जिसमें वोटर आईडी को इंट्रोड्यूस किया गया था, तब मुझे आज भी याद है और सबको पता होगा, कुछ वोटर आईडी में पिता के नाम के आगे बेटे का फोटो, बेटे के नाम के आगे पिता का फोटो, महिला के नाम के आगे पुरुष का फोटो, पुरुष के नाम के आगे महिला का फोटो। ऐसे बहुत सारी गलतियां थी। उन गलतियों को दुरुस्त करने का, ठीक करने का एक अभियान भी चल रहा है। जुलाई 2025 में आज जो मतदाता सूची है उसको पेश किया गया था, प्रस्तुत किया गया। जुलाई से लेकर अब तक अक्टूबर महीने तक विरोधी पक्ष के नेता, अगर उनको लगता है कि मतदाता सूचियों में कुछ कमी है, तो उसकी शिकायत कर सकते हैं और उनकी शिकायत के आधार पर चुनाव आयोग को और चुनाव अधिकारी को एक्शन लेना ही पड़ेगा, उसको टाल नहीं सकते। तो कितनी शिकायतें की उन्होंने, हमारा प्रश्न तो यह है। दूसरा बड़ा प्रश्न यह है कि महाराष्ट्र में लगभग 9.5 करोड़ वोटर हैं, 9.5 करोड़ वोटर हैं और लगभग 1 लाख पोलिंग बूथ हैं। क्या उन्होंने सारे के सारे वोटर लिस्ट की जांच की है? अगर जांच की है तो उसकी रिपोर्ट दिखाएं। ऐसा लगता है कि उनके नेताओं ने या उनकी किसी एजेंसी ने रैंडमली कुछ नाम ढूंढे और उसके आधार पर वो एक केस बना रहे हैं। और अगर कुछ नाम ढूंढे हैं, उनको लगता है कि एक ही घर में 200 नाम हैं या पिता की जगह पुत्र का नाम आ गया, फोटो आ गया,
तो बिल्कुल वो शिकायत कर सकते हो, चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है कि उसको दुरुस्त किया जाए। लेकिन बड़ा प्रश्न यह है कि वो कहते हैं चुनाव से पहले आप पूरे मतदाता सूचियों को दुरुस्त करिए, तब चुनाव कराइए। मैं याद दिलाना चाहता हूं पूरे विरोधी, महाराष्ट्र के तमाम विरोधी पक्ष के नेताओं को कि बिहार में यही प्रक्रिया शुरू की गई, जिसको हम एसआईआर की प्रक्रिया कहते हैं। और जब बिहार में चुनाव से पहले एसआईआर की प्रक्रिया शुरू की तो कितना बड़ा हंगामा हुआ। लोगों ने कहा कि देखो साहब, ये मतदाता सूचियों में दुरुस्त करने के नाम पर हमारे वोटर निकाल रहे हैं। तब कहा गया कि चुनाव के ठीक पहले एसआईआर क्यों लागू किया गया। मैं खुद चाहता हूं कि एसआईआर महाराष्ट्र में लागू होनी चाहिए, मेरी पार्टी चाहती है एसआईआर लागू होनी चाहिए। लेकिन अब जब महाराष्ट्र में चुनाव से पहले एसआईआर लागू होगा तो क्या विरोधी पक्ष बिहार वाली भूमिका नहीं लेगा या बिहार वाली भूमिका से सहमत नहीं होगा? ये बड़ा सवाल है। तो मतदाता सूचियों के बारे में आगे क्या करना है, यह चुनाव आयोग को इस बारे में अपना फैसला सुनाना पड़ेगा। हमें इस पर बहुत ज्यादा अपनी राय नहीं देनी है। हमको जो एक पॉलिटिकल एंगल दिख रहा है वो हमने आपके सामने रखा। चुनाव आगे टाला जाएगा नहीं टाला जाएगा, इस बारे में सरकार को फैसला करना है। जो चुनाव की प्रक्रिया चल रही है, जिन तारीखों की घोषणा होनी है, उसमें सुप्रीम कोर्ट के आदेश की बड़ी भूमिका है। जनवरी 2026 से पहले सारे चुनाव पूरे होने चाहिए, इस प्रकार का आदेश है सुप्रीम कोर्ट का। तो अब सरकार फिर से सुप्रीम कोर्ट में जाएगी नहीं जाएगी, या सरकार खुद अपने स्तर पर कोई निर्णय लेगी, इस बारे में सरकार की तरफ से जो बयान होना उसका इंतजार किया जाना चाहिए। लेकिन मैं विरोधी पक्ष के नेता जो पिछले 2 दिनों से अलग अलग चुनाव कार्यालयों में जाकर के मतदाता सूचियों पर आपत्ति प्रकट कर रहे हैं, उनसे उनके बारे में मुझे सिर्फ इतना कहना है कि संभवतः वो चुनाव हारने के डर से घबरा गए हैं, इसलिए एक बहाना ढूंढ रहे हैं। दूसरी बात यह है कि जो वीवीपैट के बिना ईवीएम का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, ईवीएम को रद्द कर दीजिए, ऐसा उन लोगों ने मांग की। अब वीवीपैट इतना बड़ा सैक्रोसेंट हो गया, अचानक वीवीपैट पर भरोसा हो गया। तब असेंबली के चुनाव में, महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में ईवीएम के साथ वीवीपैट तो था, तब क्यों चुनाव हारे थे आप? तब आपने क्यों वोट चोरी का नारा लगा, वोट चोरी का आरोप लगाया था? तब क्यों आपने कहा था कि मतदाता सूचियों में कुछ गड़बड़ थी जिसकी वजह से ये चुनाव जीत गए? यानी वीवीपैट है या नहीं है, इसका असर ईवीएम पर उतना ज्यादा नहीं पड़ता। बस आपको कोई बहाना ढूंढना, इसलिए कह रहे हैं कि ईवीएम को रद्द कर दीजिए और बैलेट पेपर लेके आ जाए। बैलेट पेपर लेके आना मतलब 20 साल 25 साल फिर पीछे जाना। क्या जब पूरी दुनिया आगे जा रही है तो आप इतना पीछे जाना चाहते हैं क्या? पूरे देश को लेकर जाना चाहते हैं क्या? ये एक बड़ा सवाल है। ईवीएम पर पहले भी बहुत ज्यादा आरोप लगते रहे हैं। मुझे भी कभी कभी लगता था कि ईवीएम में कुछ गड़बड़ है क्या, लेकिन लंबे समय तक ईवीएम के ऊपर जो पूरा सार्वजनिक रूप से विचार विमर्श हुआ, उसकी चेकिंग हुई, जांच हुई, उसके बाद इस निष्कर्ष पर पूरा देश पहुंचा है कि ईवीएम के कामकाज में कोई दोष नहीं है। चुनाव आयोग ने कई बार चुनौती दी कि आइए ईवीएम को हैक करके दिखाइए, और जब चुनौती दी गई, डेट दी गई, तो कभी भी ईवीएम को हैक करने वाले लोग वहां नहीं पहुंचे। तो अपने चुनाव हारने के डर से ईवीएम पर ठीकरा फोड़ने का जो काम है, जो एक प्रकृति है, स्वभाव है आपका, उससे थोड़ा सा अलग हटिए, जनता के बीच जाइए, कैसे जन सामान्य को आप प्रभावित करके अपने हक में वोट ला सकें, इस दिशा में प्रयास करिए। ऐसा मेरा सुझाव होगा पूरे विरोधी पक्ष के नेताओं। अब जब विरोधी पक्ष के नेता अपने शिष्टमंडल लेकर, प्रतिनिधि मंडल लेकर चुनाव कार्यालयों में गए, तो उसमें राष्ट्रवादी कांग्रेस के वयोवृद्ध नेता आदरणीय श्री शरद पवार से लेकर उबाठा के प्रमुख, कांग्रेस के भी कई बड़े नेता थे, बाला साहब थोराट थे, वट्टीवार थे। इस पूरे शिष्टमंडल में एक नया चेहरा चौंकाने वाला दिखा, और वो चेहरा मतलब मनसे का प्रमुख राज ठाकरे। हमारा सवाल सिर्फ इस विषय पर है, क्या महाविकास अघाड़ी में पीछे के दरवाजे से मनसे को एंट्री दे दी गई है?
ये मेरा सवाल है। क्या मनसे महाविकास अघाड़ी का घटक दल बन गया है? विरोधी पक्ष के नेताओं को, एनडीए के नेताओं को इसका जवाब देना चाहिए। इस विषय पर हमको उद्धव ठाकरे जी से कोई सवाल नहीं पूछना, क्योंकि उन्होंने अपनी कुर्सी के लिए मुस्लिम वोटों के आगे पूरी तरह से सरेंडर हो गए हैं और इस लाचारी में उन्होंने हिंदुत्व की विचारधारा को भी त्याग दिया है। तो आने वाले दिनों में कुर्सी के लिए, सत्ता के लिए उस पक्ष से भी वो हाथ मिला सकते हैं। स्वभावतः जिस पक्ष ने मुंबई में और महाराष्ट्र में गरीब उत्तर भारतीय लोगों के ऊपर हमले किए, उनके खिलाफ जहर फैलाए, उनके खिलाफ हिंसा की, ऐसे व्यक्ति से वो बाटा हाथ मिला सकती है, क्योंकि वो सत्ता की लालची है। लेकिन बड़ा सवाल कांग्रेस से, कांग्रेस को बताना पड़ेगा कि क्या एमबीए में मनसे की एंट्री हो गई और आपको मान्य है क्या? जिस मनसे के प्रमुख, जो 2003 में विद्यार्थी सेना के प्रमुख थे, उनके कार्यकर्ताओं ने 2003 में कल्याण में बिहार के विद्यार्थियों को जो रेलवे की परीक्षा में शामिल होने आए थे, उनके ऊपर जानलेवा हमला किया था। कई लोगों की जान भी गई थी। क्या ऐसे मनसे के हमलों को, बिहारी छात्रों के ऊपर जो उनका हमला था, क्या उस हमले को कांग्रेस भूल गई है? जिस बिहारी विद्यार्थियों पर मनसे के लोगों ने बार बार हमला किया, क्या ऐसे मनसे वालों से कांग्रेस अलायंस करके, युति करके, गठबंधन करके बिहार में बिहारी लोगों से वोट मांगने जाना चाहती है क्या? 2008 में मनसे ने पूरे महाराष्ट्र में कई ठिकानों पर, उधर बीड़ साइड में, इधर नासिक साइड में, मुंबई में, ठाणे में, नवी मुंबई में, उधर पालघर साइड में उत्तर भारतीय ऑटो वालों पर हमला किया, बगैर किसी कारण के, मराठी भाषा के नाम पर। उत्तर भारत से आए टैक्सी चालकों पर हमला किया। उनके हमलों की वजह से कई बिहारी उत्तर भारतीय मजदूरों को काम धाम छोड़ करके भागना पड़ा। ऐसे हजारों की संख्या तब निकल के आई थी 2008 में। क्या कांग्रेस पार्टी ऐसे उत्तर भारतीय विरोधी मनसे के साथ गठबंधन करने के लिए तैयार है? 2008 से लेकर आज तक मुंबई में बार बार जो मुंबई के सबसे गरीब उत्तर भारतीय फेरी वाले हैं, उनके ऊपर मनसे वाले हमला करते रहते हैं, उनकी टोकरियों को लात मारते रहते हैं। किसी का भी कॉलर पकड़ के, किसी का भी हाथ पकड़ के उसको मारना, पीटना, हिंसा भड़काना। ऐसे हिंसक प्रवृत्ति वाले मनसे के साथ क्या कांग्रेस पार्टी अलायंस करने को तैयार है? यह हमारा सवाल है। इसी वर्ष मीरा रोड में एक मिठाई दुकान के मालिक, उसके संचालक को मनसे वालों ने थप्पड़ों से पीटा। क्या कांग्रेस इस घटना का समर्थन करती है? उत्तर प्रदेश और बिहार के लोग, उनके विरोध में मनसे ने मुंबई में, महाराष्ट्र में लगातार जहर उगला है। क्या यह सारा जहर कांग्रेस को स्वीकार है? मनसे के प्रमुख ने बार बार बिहार के सबसे लोकप्रिय त्योहार और सबसे पवित्र और भक्ति भाव में डूबी हुई जो पूजा परंपरा है, छठ पूजा, उसका विरोध किया था। और छठ पूजा को, मुंबई में होने वाली छठ पूजा को ड्रामा कहा था। क्या कांग्रेस पार्टी मनसे से हाथ मिला के बिहार जाके छठ पूजा का विरोध करना चाहती है? हमारा सवाल यह है। बिहार में चुनाव होने जा रहे हैं। हमारे पास ऐसी गुप्त जानकारी आई है, संभवतः अखबारों में भी कहीं छपा होगा,
कि कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व ने कहा है कि जब तक बिहार की चुनाव प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती तब तक मनसे को एमवीए में लेने की अधिकृत घोषणा न करें। यह कांग्रेस का बहुत बड़ा षड्यंत्र है। यह कांग्रेस बिहार के लोगों के खिलाफ षड्यंत्र रच रही है। अगर कांग्रेस को बिहारी मतों की आवश्यकता है, बिहारी लोगों की भावनाओं का उनके मन में सम्मान है, बिहार के लोगों की परंपराओं का वो आदर करते हैं, तो मनसे के बारे में उनकी भूमिका क्या है स्पष्ट करें। क्योंकि कल जब शिष्टमंडल जो जहां गया उसमें ये देख लीजिए, उबाठा के प्रमुख हैं, मनसे के प्रमुख हैं, राष्ट्रवादी कांग्रेस के प्रमुख हैं और कांग्रेस के बाला साहब थोरात जी हैं। बिल्कुल उसी तरीके से मैंने देखा कि जो शिष्टमंडल राज्य निवडणूक आयोग, चुनाव आयोग से मिलने गया, वहां पर कांग्रेस के विरोधी पक्ष के नेता बट्टीवार बैठे हैं, बगल में मनसे के प्रमुख बैठे हैं, उबाठा के प्रमुख बैठे हैं, इधर शिवसेना के एक एमपी बैठे और यहां बाला साहब थोरात बैठे। मतलब कांग्रेस पार्टी ने पिछले दरवाजे से मनसे को एमवीए में एक्सेप्ट कर लिया। यह कांग्रेस का निर्णय, हमको इस पर ज्यादा कुछ लेना देना नहीं। लेकिन कांग्रेस से सवाल है कि जिन लोगों ने, जिस पक्ष ने बिहारी लोगों के खिलाफ नफरत फैलाई, हिंसा भड़काई, उनके साथ मारपीट की, उनकी जान ली, उनको भगाया, उनकी रोजी रोटी छीनी, ऐसे पक्ष के साथ कांग्रेस पार्टी गठबंधन कर रही है क्या? यह निश्चित तौर पर बिहार चुनाव से पहले कांग्रेस को स्पष्ट करना चाहिए, यह हमारी मांग। सर, सवाल करना चाहूंगा, आपने कहा कि कांग्रेस को स्पष्ट करना चाहिए, तो कल जो हर्षवर्धन सचपाल ने उनका बयान आया कि अभी तक मनसे को एमवीए में लेने का कोई चर्चा नहीं हुई है, कोई प्रपोजल नहीं है, इस तरह से उनका बयान आया साफ तौर पे। दूसरी बात, कल जो मीटिंग हुई उसमें हर्षवर्धन सचपाल नहीं थे और शरद पवार भी मतलब आए नहीं थे स्टेज पे साथ में, तो किस तरह से देखते हैं, क्या कहें? सचपाल जी भले ही आज महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, लेकिन उनकी तुलना में जो बड़े नेता हैं वो बाला साहब थोरात, जो सीडब्ल्यूसी के मेंबर भी रहे हैं, महाराष्ट्र के अध्यक्ष भी रहे हैं। उनको भेजना मीटिंग में और शिष्टमंडल में और खुद नहीं जाना, यह कांग्रेस का दोगलापन है। सचपाल झूठ बोल रहे हैं। वो अपने बाल बच्चों की कसम खा के कहें कि बिहार चुनाव के बाद भी मनसे को महाविकास अघाड़ी में नहीं लिया जाएगा। यह सिर्फ बिहार चुनाव में बिहारी मतदाता उनके खिलाफ न जाए, इससे बचने के लिए सचपाल जी ड्रामा कर रहे हैं। खुद नहीं गए और थोरात जी को और अपने विरोधी पक्ष नेता को भेजा। अगर शिष्टमंडल में कांग्रेस के वो प्रमुख नेता हैं, इसका मतलब आप मनसे के साथ स्पेस शेयर करने के लिए, उनके साथ हाथ मिलाने के लिए 100% तैयार हो गए हैं। अगर दम है तो खुल के बोलिए, ढकोसला मत करिए। संजय जी, जिस तरीके से पहले ये कहा गया कि चुनाव होना चाहिए, उद्धव ठाकरे लगातार मंचों से कहते रहे कि दम है तो बीएमसी चुनाव पर आके देखें, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। कल जो शिष्टमंडल पिछले 2 दिनों से मंथन करता रहा, अब कल वो कह रहा है कि 6 महीने चुनाव टाल दिए जाए। ये ऐसा क्यों हुआ है? इसका जवाब मैंने दिया है, फिर भी रिपीट करता हूं। जो लोग कल तक महायुति सरकार को चुनौती दिया करते थे कि दम है तो तत्काल चुनाव करा के देखिए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, वो अचानक मतदाता सूचियों में तथाकथित तौर पर गड़बड़ी के नाम पर चुनाव को टालने की बात क्यों कर रहे हैं, यह अपने आप में बड़ा प्रश्न है। और इस प्रश्न का जवाब यह है, उन्हें पता है कि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी के नेतृत्व में दोनों उप मुख्यमंत्री, हमारे मुख्य नेता श्री एकनाथ शिंदे जी और दूसरे उप मुख्यमंत्री श्री अजीत दादा पवार जी, इन तीनों के साथ, तीनों के नेतृत्व में जो महायुति सरकार महाराष्ट्र में काम कर रही है,
उस सरकार का कामकाज बहुत अच्छा है। जन जन के बीच सीधा संपर्क रखना, जनोपयोगी योजनाओं को जमीन पर उतरकर लागू करना, मुंबई और महाराष्ट्र के विकास के जो कार्यक्रम हैं, जो योजनाएं हैं, उनको लागू करना, और वो विकास दिख रहा है। मेट्रो दिख रहा है, कोस्टल रोड दिख रहा है, समृद्धि एक्सप्रेस दिख रहा है। तो ऐसे में उनको पता है कि अभी अगर चुनाव हुआ तो ये बुरी तरह हारेंगे, इसलिए हारने से पहले ही ये मतदाता सूचियों के ऊपर आरोप लगा करके अपनी जान बचाने के चक्कर में हैं। मैं याद दिलाना चाहूंगा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर ये चुनाव हो रहे हैं। इससे पहले भी जब ये चुनाव लटके हुए थे, प्रलंबित थे, तो यही उबाठा के किसी नेता के पिटीशन की वजह से लंबित था। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने में देर हो रही थी, और जो सुनवाई जिस पिटीशन की हो रही थी वो पिटीशन इन्हीं लोगों ने फाइल की थी। इसका मतलब इनके मन में चुनाव लड़ने से डर। एक बार इसका हो जाए पांडे जी का। क्या कंफ्यूजन की स्थिति में है महाविकास अघाड़ी? पहला। दूसरा, एमएनएस को ला करके क्या जिस तरीके से वोट को, मराठी वोट को राइट उस पर सफलता मिलेगी क्या? और कंफ्यूजन की स्थिति, देखिए, महाराष्ट्र के मराठी वोटरों को, मराठी मतदाताओं को इस बात का पूरी तरह से एहसास है कि सिर्फ राजनीतिक फायदे के लिए मनसे या उबाठा के लोग मराठी मुद्दा का इस्तेमाल करते हैं। जब जब चुनाव आते हैं, मनसे के लोग उत्तर भारतीयों को मारने पीटने का अभियान शुरू करते हैं ताकि मराठी लोगों की भावनाएं बढ़े। अभी चुनाव का ही टाइम था, इसलिए हिंदी भाषा के खिलाफ एक जबरदस्त कैंपेन चलाया गया। मराठी भाषिक समाज इन दोनों भाइयों की करतूत को बहुत करीब से देख रहा है। विधानसभा चुनाव में दोनों भाइयों को इसी मराठी भाषिक समाज ने जमीन पर उतार दिया। उबाठा के पास सिर्फ 20 आमदार रह गए, विधायक रह गए, और मनसे के पास सिर्फ 1.5% वोट रह गया। और मनसे तो प्रारंभ से अपनी स्थापना के समय से मराठी मुद्दे पे काम कर रही है, लेकिन लगातार उनका वोट बिखरता चला जा रहा है। और इस आधार पर मेरा मानना है कि मराठी भाषिकों के नजर में आज जो सबसे बड़ा ब्रांड, सबसे बड़ा नेता, आज जिनमें सबसे ज्यादा भरोसा है, वो भरोसे का नेतृत्व मतलब एकनाथ शिंदे जी का नेतृत्व है, फडणवीस जी का नेतृत्व है, पवार जी का नेतृत्व है। और इन तीनों नेताओं के नेतृत्व का असर है कि जब उबाठा और मनसे दोनों पार्टी एक साथ, हालांकि वो चुनाव छोटा था, फिर भी बेस्ट की एक क्रेडिट सोसाइटी के चुनाव में जब ये उतरे तो उस चुनाव में 15,000 मराठी मतदाता थे। 15,000 में से लगभग 14,000 मराठी मतदाताओं ने वोट डाले। 21 सीटों पे चुनाव हुए। हर सीट पे उबाठा के और मनसे के उम्मीदवार थे उनके युति के तहत। बावजूद इसके उनका एक भी सीट नहीं आई। उनकी एक एक सीट चली गई, उनका सारे उम्मीदवार उनके हार गए। और जीता कौन? बीजेपी, शिवसेना और शरद राव जी के बेटे का एक अपना ग्रुप। मतलब ये एक सैंपल सर्वे है। मुंबई और महाराष्ट्र के मराठी भाषिकों की नजर में ये दोनों भाई पूरी तरह से डिस्क्रेडिटेड हो चुके हैं। जिस तरीके से उद्धव ठाकरे जी ने हिंदुत्व को त्यागा है, उससे मराठी भाषिक समाज में एक बड़ा वर्ग उनसे नाराज है। और जिस तरीके से मनसे के लोग मुंबई की शांति भंग करते हैं, हिंसा भड़काते हैं, इसे देखते हुए भी मराठी भाषिक समाज उनके पास नहीं जाएगा। तो पोलराइजेशन की कोशिश अवश्य करेंगे, लेकिन पोलराइजेशन कर नहीं पाएंगे। उनको अगर कुछ मिलेगा अंततः तो भिंडी बाजार वाला वोट मिल सकता है, मालवनी का वोट मिल सकता है, पठानवाड़ी का वोट मिल सकता है, बहराम बाग का वोट मिल सकता है, बहराम पाड़ा का वोट मिल सकता है। जहां पर मराठी भाषिक हिंदू समाज बहुसंख्यक है, वो वोट इनको इस बार नहीं मिलेगा, चाहे किसी भी भाषा के समाज के लोग। महायुति के साथ या फिर एमवी के साथ, लेकिन शिंदे साहब ने भी कई मुलाकातें की, तो क्या शिंदे साहब कुछ ऐसा देने में फेल हो गए जो अब एमवी दे देंगे? शिंदे साहब और राज ठाकरे साहब, इन दोनों के बड़े पुराने रिश्ते हैं। आज से नहीं, जब आनंद दीगे जी हुआ कर तब से रिश्ते हैं, और वो रिश्ता नहीं टूटना चाहिए। राजनीतिक आग्रह अलग है, राजनीतिक समीकरण अलग हैं,
लेकिन जो व्यक्तिगत रिश्ते होते हैं उन रिश्तों का मान सम्मान होना चाहिए, उन रिश्तों का पालन होना चाहिए। यह महाराष्ट्र की राजनीतिक परंपरा रही है और बहुत ही अच्छी परंपरा रही है और इस परंपरा का मुझे लगता है सबको सम्मान करना चाहिए। लेकिन किसी के घर गणपति पे जाना मतलब उनके विचारों से सहमत होना, ऐसा नहीं हो सकता। सर, क्योंकि आपने कांग्रेस और बिहार का जिक्र किया था, कल एक बड़ी इंटरेस्टिंग तस्वीर सामने आई। अक्सर हम चुनाव में कहते हैं कि सीटों को लेकर मारपीट हो या मारामारी हो, पर बिहार में ये लिटरली हो गया जब राजेश राम, जो कि कांग्रेस के स्टेट चीफ है, वो पटना एयरपोर्ट पहुंचे तो कांग्रेस के ही कार्यकर्ता, उनके समर्थक, उनके पार्टी वर्कर्स उनके साथ भिड़त में नजर आए, उनके साथ मारपीट करते नजर आए और एक पूरा हो रहा है सीट शेयरिंग को लेकर, सीट ना मिलने को लेकर नाराजगी। वो वीडियो मैंने भी देखा है। बिहार के कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस के खिलाफ ही चुनावी महाभारत शुरू कर दी है। जिस तरीके से दो पक्ष के लोग एक दूसरे को मार रहे थे, मुझे बताया गया कि वहां पर शायद प्रभारी भी थे और उनके प्रदेश के अध्यक्ष भी थे, वो भी पिटते पिटते बचे और बड़ी मुश्किल से उन्हें जान बचाई। उन पर आरोप है, और मेरा आरोप नहीं है, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं और नेताओं का आरोप है, उन्होंने अपनी सीटें बेच ली। पहले वो आरजेडी के ऊपर लगातार दबाव बना करके आरजेडी के घर में घुस करके अपना घर बसाने में लगे हुए थे। जब लालू यादव के बेटे ने और लालू यादव ने थोड़ा विरोध किया तो बड़ी मुश्किल से उनको कुछ सीटें मिली। अब उन सीटों पर अच्छे उम्मीदवार उपस्थित करने या उसको खड़ा करने के बजाय कांग्रेस ने, ऐसा आरोप है कांग्रेस के नेतृत्व पर, कि पैसे लेकर के जो बाहुबली और धनबली और धन पशु हैं, ऐसे लोगों को कांग्रेस ने टिकट दिया, जिसके खिलाफ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में जबरदस्त रोष है। इसका मतलब बिहार के चुनाव का फैसला कल पटना एयरपोर्ट पर दिख चुका है। सर, आसपास के जिलों में भाषा विवाद को लेकर हिंदी और मराठी को लेकर मारपीट की कई घटनाएं सामने आ रही है, जिसमें मनसे के कार्यकर्ता लीड कर रहे हैं हिंदी भाषा को मारपीट। कई वीडियो ऐसे वायरल हो रहे हैं, खासकर थाने जिले में। तो इस तरह की घटनाएं रुक क्यों रही है? और दूसरा सवाल मेरा यह है, क्या किसी के राज ठाकरे को एमडीए में शामिल करने के लिए कांग्रेस फूंक फूंक के कदम रख रही है? कांग्रेस फूंक फूंक के कदम तो नहीं रख रही है, कांग्रेस झूठ बोल रही है और बिहार और महाराष्ट्र के लोगों को बेवकूफ बनाने का प्रयत्न कर रही है। कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो कहते हैं कभी फैसला नहीं हुआ, लेकिन उनके बनिस्पत जो कांग्रेस के बड़े नेता हैं वो एमवीए के शिष्टमंडल में, प्रतिनिधिमंडल में मनसे प्रमुख के साथ चुनाव आयोग के कार्यालय में जाते हैं। मतलब कांग्रेस पार्टी ने स्वीकार कर लिया है मनसे को महाविकास आघाड़ी नामक गठबंधन में, ये तो स्पष्ट हो चुका है। हां, अंदर अंदर उनका ये एक फैसला है कि जब तक बिहार चुनाव न हो तब तक अधिकृत तौर पर इस विषय पर फैसला नहीं सुनाना है। ऐसा कांग्रेस के लोग, और कांग्रेस के लोग इस प्रकार के दोगलापन के लिए, इस प्रकार के दोगलापंथी के लिए कुख्यात हैं और इस देश ने कई बार उनके इस प्रकार के व्यवहार को देखा है, जाना है। रह गई बात मनसे वालों का जो उत्तर भारतीयों के खिलाफ जो लगातार अभियान चल रहा है उसका, तो किसी को नहीं छोड़ना चाहिए। पहले इस प्रकार की हिंसक कार्रवाइयों का मैं निषेध करता हूं और मैं स्थानीय पुलिस से मांग करता हूं कि जहां कहीं भी मनसे के लोग हो या कोई भी हो, किसी भी समाज के व्यक्ति के खिलाफ भाषा, जाति या धर्म के नाम पर तोड़फोड़ कर रहा है, मारामारी कर रहा है, हिंसा भड़का रहा है, इसको नहीं छोड़ना चाहिए। उनके खिलाफ तत्काल कार्रवाई करके उनको अंदर डालना चाहिए। कई बार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री भी इस आशय की घोषणा कर चुके हैं। मतलब सरकार मनसे की गुंडागर्दी और दादागिरी से कतई सहमत नहीं है, उसके खिलाफ कानूनन कार्रवाई की जाती रहेगी। सर, दिवाली उत्सव के दौरान मुंबई के शिवाजी पार्क में मनसे द्वारा एक भव्य दीपोत्सव मनाया जाता है। 13वां साल है। हर साल राज ठाकरे इसका उद्घाटन करते हैं और तमाम मनसे के कार्यकर्ता उपस्थित रहते हैं। इस बार भी ये कार्यक्रम होगा, लेकिन मुख्य अतिथि हैं उद्धव ठाकरे और पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं को लेटर जारी किया गया है कि सभी लोग समय से पहले उद्धव ठाकरे के स्वागत के लिए उपस्थित रहे। मनसे प्रमुख और मनसे के सभी कार्यकर्ता उबाठा के साथ जुड़ करके इतने आत्मविभोर हो गए हैं कि कहीं आने वाले दिनों में वो मनसे का प्रमुख उद्धव ठाकरे को न बना दें या कहीं मनसे का विलय न हो जाए उबाठा में। ऐसा भी मुझे कभी कभी लगता है, क्योंकि ये दोनों पार्टियां बहुत हताश और निराश हैं। मनसे पिछले 17, 18, 19 वर्षों में जब से भी उनका संगठन चल रहा है,
लगातार मनसे का पतन हुआ है। मनसे की जो नीतियां थी वो भारत के संविधान की भावना के खिलाफ थी। मनसे की नीतियां हिंसा पर आधारित थी। मनसे की नीतियां जाति समाज के बीच नफरत पैदा करने वाली नीतियां थी, जिसको महाराष्ट्र के लोगों ने नकारना शुरू कर दिया और नकारते नकारते उनको 1.5% पे ले आए। और यही हाल उबाठा की है। वो जिस तरीके से शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे के विचारों को त्याग करके चंद वोटों के लिए हिंदुत्व से गद्दारी की, उसकी वजह से भी उनके वोट कम हो रहे हैं, इसलिए दोनों साथ में आ रहे हैं। लेकिन मनसे इतनी कमजोर हो गई है अंदर से कि अब इस चक्कर में वो उबाठा के प्रमुख के आगे पूरी तरह से सरेंडर दिख रही है। सर सेम मराठीमध्ये सांगा, दीपोत्सवचे उद्घाटन यावेळी उद्धव ठाकरे करणार आहेत आणि त्याच्यासाठी तयारी पण सुरू झालेली आहे। मनसेकडून जो दीपोत्सवचं आयोजन आहे त्याच्यामध्ये त्यांनी उबाठाचे प्रमुखला मुख्य अतिथी म्हणून आमंत्रित केलेलं आहे। आता मनसे एक पक्ष म्हणून एवढा लाचार झालेला आहे की बहुतेक कधी त्या मनसेच्या उबाठामध्ये विलय होईल किंवा या उद्धव ठाकरेला मनसेचा प्रमुख करणार। कारण आता त्यांचा जो धोरण आहे, त्यांचा जो राजकीय कामकाज आहे, कारभार आहे, तो एवढा निकृष्ट आहे, तो एवढा खराब आहे की महाराष्ट्राची लोकांनी त्यांना एकदम नकार दिलेला आहे। आणि त्याचा परिणाम असा आहे की त्यांचा मत लगातार वारंवार कमी होत 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 अजा 1.5% पर 1.5% आलेला आहे। अजून असं करणार तो त्यांचा अजून मत कमी होईल, मला असं वाटतं। सर, अजय राय जी ने अमित शाह को पत्र लिखा है और इस पत्र में आरएसएस पर बैन लगाने की मांग की। देखिए, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक सामाजिक और सांस्कृतिक संगठन है और यह संगठन हिंदुत्व और राष्ट्रवाद के विचार के प्रचार प्रसार के आधार पर पिछले 100 वर्षों से काम कर रही है। इस बीच कई उतार चढ़ाव आए हैं इसके आरएसएस के करियर में। कई बार कई लोगों ने चिट्ठियां लिखी हैं, लेकिन संघ अपने विचारों को सकारात्मक रूप से घर घर प्रचारित करके आज पूरे देश में एक बहुत बड़ा संगठन करके स्थापित हुआ है। ऐसे आरएसएस को बैन करने का विचार जिसके भी मन में आता है वो बुनियादी तौर पर राष्ट्रवादी विचारधारा के खिलाफ है। वह बुनियादी तौर पर हिंदुत्व की विचारधारा के खिलाफ है। और ऐसे जो कांग्रेस के लोग हैं, मैं उनसे इतना ही कहूंगा, आरएसएस में तो बैन नहीं होगा, लेकिन आपकी जो दुर्गति हो रही है, एक दिन कांग्रेस पार्टी इतनी खत्म हो जाएगी कि अगर किसी ने कहा कांग्रेस को बैन करो तो कांग्रेस को बैन करने के लिए कांग्रेस के पास कुछ रहेगा ही नहीं। इसलिए इस प्रकार की नकारात्मक भूमिका लेने के बजाय जो आप बार बार कहते हैं कि मोहब्बत की दुकान आप चलाते हैं, नफरत में आप विश्वास नहीं करते हैं, मेरा आपसे निवेदन है कि आप संघ के जो सकारात्मक विचार और कार्यक्रम है उससे कुछ सीखिए और अपनी पार्टी को पतन से बचाइए। नहीं, आप किसी का कोई अगर अलग सवाल हो तो बोलिए ना, करेंगे। लाडली बहन योजना कतई बंद नहीं होने वाली है। यह विरोधी पक्ष के नेताओं का दुष्प्रचार है। ठीक चुनाव के समय, चुनाव के पहले भी यही विरोधी पक्ष के नेता लाडली बहन योजना के खिलाफ बोलते थे। बाद में कहा 3,500 देंगे, 4,000 देंगे, किसी ने विश्वास नहीं किया। सरकार आने के बाद भी ये दुष्प्रचार चल रहा है। मैं आपको साफ साफ शब्दों में कहता हूं, अपनी पार्टी की तरफ से कहता हूं, अपने नेता की तरफ से कहता हूं कि लाडली बहन योजना चालू रहेगी और उसी तरह से चालू रहेगी, बल्कि हमने जो बढ़ा के देने की बात कही है उसको बढ़ा के देने के ऊपर भी विचार होगा।